त्रिशूल व अपोलो जो कि यूनानी देवता हैं उसका चित्र हमें प्राप्त हुआ और ये सभी मुद्राएं धूलकोट टीला से मिली। कहाँ से मिली? धूलकोट टीला से। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू पुस्तक। दोस्तों आज का अपना टॉपिक है आहड़ सभ्यता। यदि आपने कालीबंगा सभ्यता का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आहड़ सभ्यता दोस्तों एक प्रकार की ग्रामीण सभ्यता थी और यह सभ्यता उदयपुर के पास विकसित हुई और यह सभ्यता दोस्तों आयड़ नदी के किनारे विकसित हुई, बेड़ज नदी के किनारे विकसित हुई और बनास नदी के किनारे विकसित हुई और इस में ताम्रकालीन सभ्यता के अवशेष मिले व इसे लोहयुगीन सभ्यता के अवशेष भी प्राप्त हुए। प्राचीन नाम की बात की जाए दोस्तों तो आहड़ सभ्यता के जो प्राचीन नाम थे ताम्रवती, आगाटपुर व आगाट दुर्ग के नाम से इसे जाना जाता है। उपनाम बनास संस्कृति व आहड़ संस्कृति भी इसे कहा जाता है। तो इसके उपनाम क्या है? बनास संस्कृति व आहड़ संस्कृति कहा जाता है क्योंकि यह बनास नदी के किनारे विकसित हुई, इस कारण से इसे बनास संस्कृति व आयड़ नदी के किनारे विकसित हुई, इस कारण से इसे आहड़ संस्कृति कहा गया। सर्वप्रथम इसके बारे में किसने बताया? धीरज लाल सांकलिया ने बताया। वो इसका एक अन्य नाम था मृतकों के टीलों की सभ्यता, यानी कि आहड़ सभ्यता को मृतकों के टीलों की सभ्यता भी कहा गया। आहड़ सभ्यता के उत्खननकर्ता। आहड़ सभ्यता के उत्खननकर्ताओं में पहले आता है सर्वप्रथम उत्खनन कराने का कार्य पंडित अक्षय कीर्ति व्यास को जाता है। सर्वप्रथम देश की आज़ादी से पूर्व ही 1853 में आहड़ सभ्यता का उत्खनन इन्होंने ही करवाया था। तो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो जाता है कि पंडित अक्षय कीर्ति व्यास ने कब करवाया? 1853 में सर्वप्रथम इन्होंने ही करवाया। उसके बाद देश की आज़ादी के बाद सन 1954 में रतन चंद्र अग्रवाल ने इसका उत्खनन करवाया। वो इसे धूलकोट व स्थानीय टीला की संज्ञा दी और सर्वप्रथम उत्खनन इन्होंने 1954 में करवाया था। रतन चंद्र अग्रवाल को दोस्तों क्या कहा जाता है? बहुत सारे बुकों में से RC अग्रवाल भी कहा जाता है। VN मिश्रा व सांकलिया। VN मिश्रा व सांकलिया ने उत्खनन हेतु भारत सरकार की ओर से नियुक्त किया गया था 1962 में। किसको? VN मिश्रा व सांकलिया को 1962 में भारत सरकार की ओर से नियुक्त किया गया, जबकि दोस्तों राजस्थान सरकार की ओर से विजय कुमार व PC चक्रवर्ती को नियुक्त किया गया। भारत सरकार व राजस्थान सरकार में यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है, अर्थात भारत सरकार की ओर से तो नियुक्त किया गया VN मिश्रा व सांकलिया को 1962 में, जबकि राजस्थान सरकार की ओर से PC चक्रवर्ती व विजय कुमार को नियुक्त किया गया है। तो इस पर विशेष रूप से ध्यान रखना है कि भारत सरकार की ओर से VN मिश्रा व सांकलिया को, जबकि विजय कुमार व PC चक्रवर्ती को राजस्थान सरकार की ओर से नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों ये देश के उत्खननकर्ता। अब देखते हैं इसकी प्रमुख विशेषता क्या थी। आहड़ की प्रमुख 3 प्रकार की विशेषताएँ हैं, अर्थात इसकी विशेषता के 3 प्रमुख स्तर हैं। स्फटिक पत्रों की इसमें अधिकता प्राप्त हुई, अर्थात स्फटिक पत्थर इसमें प्राप्त हुए। कौन से स्फटिक पत्थर यहाँ से प्राप्त हुए? वो लोहे का वो कांस्य तांबे के उपकरण यहाँ से प्राप्त हुए। लोहे के, कांस्य के व तांबे के उपकरण इस सभ्यता से प्राप्त हुए। उपकरण कौन कौन से प्राप्त हुए? लोहे, तांबे और कांस्य के उपकरण प्राप्त हुए थे दोस्तों यहाँ से। मृदभांड के प्रमाण भी यहाँ से हमें प्राप्त हुए। मृदभांड यानी मिट्टी के बने बर्तनों को क्या कहा जाता है दोस्तों? मृदभांड कहा जाता है। मिट्टी के बने बर्तन मृदभांड कहलाते हैं और मिट्टी के बने बर्तन हमें यहाँ से प्राप्त हुए। लोहे के, कांस्य के व तांबे के उपकरण हमें यहाँ से प्राप्त हुए। लोहे, कांस्य व तांबे के उपकरण आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए। स्फटिक पत्थरों की अधिकतम यहाँ से प्राप्त हुई। आहड़ सभ्यता में जो मकान प्राप्त हुए हैं वो कच्ची ईंटों से निर्मित थे। किससे निर्मित थे? कच्ची ईंटों से निर्मित थे। जबकि अपने को कालीबंगा में जो मकान प्राप्त हुए थे वो कच्ची व पक्की ईंटों से निर्मित थे। पहले हमें प्राप्त हुए कच्ची ईंटों से, बाद में जब खुदाई हुई तो पक्की ईंटों से भी मकान बने हुए कालीबंगा में हमें प्राप्त हुए, जबकि आहड़ में केवल कच्ची ईंटों से निर्मित मकान प्राप्त हुए। वह मकानों का जो आकार था वो आयताकार थे, अर्थात ज़्यादातर जो मकान प्राप्त हुए वो एक प्रकार से आयताकार मकान प्राप्त हुए। दूसरा इसमें विशेषता है सामूहिक भोजन व्यवस्था का प्रमाण यहाँ से मिला, क्योंकि एक मकान में एक से अधिक चूल्हे मिले और एक घर में 6 चूल्हे मिले। इससे कहा जा सकता है कि मकान में जो भोजन व्यवस्था थी वह सामूहिक थी।
एक चूल्हे पर मानव की हथेली के निशान प्राप्त हुए, अर्थात आहड़ सभ्यता में हमें जो चूल्हा प्राप्त हुआ उस पर मानव की हथेली के निशान थे। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि मानव की हथेली के निशान किस सभ्यता से प्राप्त हुए चूल्हे पर, तो वो प्राप्त हुए आहड़ सभ्यता से। आहड़ सभ्यता से हमें बिना हत्थे का जलपात्र मिला और ये जलपात्र यह संबंध दर्शाता है कि हड़प्पा वासियों का संबंध ईरान अथवा बलूचिस्तान से था। कहाँ से था दोस्तों? ईरान अथवा बलूचिस्तान से संबंध दर्शाता है ये जलपात्र, क्योंकि इसी प्रकार का जलपात्र ईरान व बलूचिस्तान की सभ्यताओं में भी हमें प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है आहड़ सभ्यता गोरे व कोटे, अनाज रखने के बने मृदबांड जिन्हें स्थानीय भाषा में गोरे व कोटे कहा जाता है। यानी कि अनाज रखने के हमें यहाँ से गोरे व कोटे प्राप्त हुए। एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है कि गोरे व कोटे कौन सी सभ्यता में प्राप्त हुए, तो वो हुए आहड़ सभ्यता में, जिन्हें स्थानीय भाषा में भी गोरे कोटे कहा जाता है। ये एक प्रकार के मृदबांड थे, यानी कि मिट्टी के बड़े बड़े मृदबांड बने हुए थे जिनमें अनाज को भरा जाता था। तांबे से निर्मित यूनानी मुद्राएं व मोहरें भी यहाँ से प्राप्त हुई। क्या हुआ? तांबे से निर्मित यूनानी मुद्राएं व 3 मोहरें यहाँ से प्राप्त हुई, जिन पर त्रिशूल व अपोलो जो कि यूनानी देवता हैं, त्रिशूल व अपोलो जो कि यूनानी देवता हैं, उसका चित्र हमें प्राप्त हुआ। और ये सभी मुद्राएं धूलकोट टीला से मिली। कहाँ से मिली? धूलकोट टीला से हमें प्राप्त हुई। इन दोनों पर यूनानी भाषा में लेख भी लिखा हुआ था। उद्योग में आहड़वासियों का सबसे बड़ा उद्योग तांबा का था। किसका था? तांबा का उद्योग यहाँ पे था, क्योंकि यहाँ से तांबे के उपकरण जैसे कि अस्त्र शस्त्र प्राप्त हुए, तांबे की कुल्हाड़ियाँ यहाँ से प्राप्त हुई। और सबसे बड़ा प्रमाण है कि तांबा गलाने की भट्टी केवल आहड़ से ही प्राप्त हुई। जितनी भी सभ्यताएं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि तांबा गलाने की जो भट्टी प्राप्त हुई केवल राजस्थान में आहड़ से ही प्राप्त हुई। एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। बेल की आकृति की एक मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई। कौन सी थी? बेल की आकृति की मूर्ति प्राप्त हुई, जिसे टेराकोटा पद्धति से निर्मित बताया गया है। कौन सी पद्धति से? टेराकोटा पद्धति से। एग्जाम की दृष्टि से यह भी इम्पोर्टेंट है कि यह मूर्ति जो प्राप्त हुई कौन सी पद्धति से निर्मित थी, तो टेराकोटा पद्धति से। वह पुरातत्ववेत्ता इस मूर्ति को बनासियल बुल की संज्ञा दी। तो यह भी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट बन जाता है कि बनासियल बुल को इस मूर्ति को कहा गया। बेल की आकृति की मूर्ति जो कि आहड़ सभ्यता से हमें प्राप्त हुई, उससे बनासियल बुल की संज्ञा दी गई। और यहाँ से जो समाधियाँ मिली, आहड़वासियों शव के साथ कपड़ों व आभूषणों सहित दफनाते थे। यानी कि जो शव को दफनाते थे उनके साथ कपड़े व आभूषणों को भी दफनाते थे। और सिर जो उनका उत्तर व पैर दक्षिण दिशा में रखते थे। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार आहड़ निवासी कृषि से परिचित थे। यहाँ के जो प्रमुख कृषि थी चावल व ज्वार के यहाँ से प्रमाण मिले हैं। यहाँ के लोग रंगाई व छपाई के व्यवसाय से भी परिचित। पानी सुखाने की वैज्ञानिक पद्धति जिसे चक्रकूप पद्धति का प्रमाण आहड़ के निवासियों से प्राप्त हुआ है। ये चक्रकूप पद्धति क्या हुआ करती थी दोस्तों? इस प्रकार से गड्ढा खोद दिया जाता था मकान में और उसमें मटके रख करके पानी को निकास किया जाता था। उसे ही चक्रकूप पद्धति कहा जाता है।